हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज दोस्तों हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में। ठीक है, यानी बंगाल में कौन कौन से क्रांतिकारी आंदोलन होते हैं, इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। और एक टॉपिक और आज हम कवर करेंगे चिटगांव के आर्मरी रेड के बारे में। ठीक है, आपने नाम सुना होगा सूर्यसेन का। तो सूर्यसेन, जिनको मास्टर दा भी कहा जाता था, उन्होंने किस तरीके से अंग्रेजों के शस्त्रागार पर अपना धावा बोला था और धूल चटा दी थी अंग्रेजों को, वो पूरी कहानी भी मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो इत्मीनान से पूरी कहानी को सुनिएगा, ताकि इतिहास के पन्नों में जो चीजें दब गई हैं उनके बारे में भी आप जान पाओ, समझ पाओ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा निवेदन भी आप सभी से करता हूं। दोस्तों, किसी तरह का एडवर्टीजमेंट आता है आपके चैनल पर तो प्लीज दोस्तों उसको पूरा देखा करिए, उसको स्किप मत किया करिए। मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूं, सिर्फ आप मेरा एक काम करिए, जो एडवर्टीजमेंट आता है उसको पूरा देखिए, उसको स्किप मत करिए। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लास्ट में शेयर जरूर से करिए, क्योंकि आपके शेयर करने से बहुत सारे लोगों की जिंदगी बन सकती है। ठीक है, इसलिए काम जरूर से करिए। आइए स्टार्ट करें फिर। देखिए, अगर आपको समझना है दोस्तों बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन को, तो थोड़ा सा बैक में चल के बात करते हैं। दोस्तों, दो क्रांतिकारी संगठनों के बारे में मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। ठीक है, एक संगठन का नाम था अनुशीलन समिति, बताया हूं ना, अनुशीलन समिति। मुझे पता है भी है कि आप भूल भी चुके होंगे, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, चलो यहां पे नोट करते हैं। पहला था अनुशीलन समिति, ठीक है, और दूसरा था अनुशीलन समिति, और यहां पर सेकंड वाला यहां पे लिख दे रहा हूं युगांतर समिति। ठीक है, युगांतर, युगांतर को कहीं कहीं जुगांतर भी कहा जाता है, जुगांतर समिति। तो युगांतर जुगांतर एक ही, अलग नहीं है। ठीक है, ये दो ऐसी समितियां थी जो पहले भी हम पढ़ चुके हैं। अगर 1857 की क्रांति के बाद देखें तो आप समझ लीजिए कांग्रेस का जब स्थापना हो जाता है 1885, उसके बाद जाकर के, बहुत समय बाद जाकर के बंगाल में क्रांतिकारी समितियों का गठन होता है, जिसमें पहली समिति अनुशीलन समिति, बाद में इसी समिति से कुछ सदस्य निकल करके अपना एक अलग पार्टी बनाते हैं जिसका नाम देते हैं युगांतर समिति। तो बात आती है दोस्तों अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1902 में हुई थी। कब हुई थी? 1902 में। अगला बात आता है दोस्तों कि किसने किया था अनुशीलन समिति का स्थापना, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा प्रमथनाथ मिश्र। याद है आपको? प्रमथ, देखिए प्रथम मत करेगा, प्रमथनाथ मिश्र। ठीक है, ये इसके मुख्य संस्थापक में थे। आप अगर गूगल करेंगे, ठीक है, गूगल करेंगे तो गूगल के दौरान आप देखेंगे कि अनुशीलन समिति के जो संस्थापक हैं कहा जाता है सतीश चंद्र बसु हैं। कौन है? सतीश चंद्र बसु। लेकिन इसके अलावा, अच्छा चलिए उसका भी, उनका भी नाम नोट कर लीजिए, सतीश चंद्र बसु। ठीक है, इनका भी देखिए, पूरी कहानी आपको बता रहा हूं क्यों यहां दो तीन नाम देता है। एक और नाम यहां पे दोस्तों है पुलिन दास, पुलिन दास। ठीक है, ये तीन नाम यहां पे आपको याद रखना है। होता क्या दोस्तों, देखिए कोई भी एक व्यक्ति अकेले ही किसी क्रांतिकारी पार्टी को गठित नहीं कर सकता, उसे सहयोग लेना पड़ेगा, उसके साथ एक दो लोग हेल्प करने वाले होने चाहिए, तभी जो किसी संस्था को, किसी समिति को बनाया जा सकता है, अन्यथा उसको बनाने में दिक्कत होगा। तो ऐसे में यहां पर तीन लोगों का नाम आपको याद रखना है, क्योंकि इन तीनों लोगों के सहयोग से ही क्या बना था, यह अनुशीलन समिति बनाई गई थी। एक चीज और आपको याद आ रहा होगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का नाम सुना होगा। उन्होंने एक रास्ता बताया था और उसी रास्ते पे चल करके इस अनुशीलन समिति को गठित किया गया था, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये किसके बताने पर ये समिति बनाई गई थी, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बताने पर यह समिति जो है बनाई गई थी। एक तरफ तो ये बातें रही, दूसरी तरफ चलते हैं युगांतर समिति। दोस्तों, इसी में आगे चल के बहुत सारे सदस्य जुड़ने लगते हैं। ठीक है, आप नाम सुनेंगे अरविंद घोष का, वो भी आके जुड़े थे। आप सुनेंगे उनके भाई थे बारिंद्र घोष, भी यहां पे जुड़े थे। खुदीराम बोस का नाम जानते थे, वो भी आके जुड़े थे। प्रफुल्ल चंद चाकी का नाम सुना था, वो भी आके जुड़े थे। ये सारे लोग इस अनुशीलन समिति में काम करते थे, लेकिन कुछ समय बाद उनमें हो जाता है मतभेद, और मतभेद होने के बाद एक अलग समिति गठित हो जाती है जिसका नाम है युगांतर समिति। ठीक है, तो वही जो यहाँ के वहां के मेंबर थे अलग होके यहां आ जाते हैं। कौन कौन आता है यहां पर, तो याद रखिए अरविंद घोष का नाम आता है, इन्हीं के भाई हैं बारिंद्र घोष। ठीक है, बारिंद्र घोष का नाम यहां पे आता है। ठीक है, प्रफुल्ल चंद चाकी का नाम आता है। ठीक है, प्रफुल्ल चंद चाकी, ठीक है, चंद चाकी का नाम आता है। ठीक है, याद रखिए, और खुदीराम बोस का नाम आता है।
खुदीराम बोस, ठीक है, ये याद रखिएगा। इन सभी लोगों का नाम आता है जिन्होंने अपना योगदान दिया है युगांतर समिति को बनाने में। अब अगली बात ये आती दोस्तों कि ये पार्टी तो पहले से बनी थी, ये क्रांतिकारी संगठन पहले से बने थे, लेकिन ये 1902 के आसपास की घटना है, यानी इन समितियों का बहुत बड़ा योगदान था। 1902 के बाद जो अगली घटना होती है स्वदेशी आंदोलन, आपने सुना होगा, बंगाल विभाजन, उसमें यह क्रांतिकारी समितियां उठकर अंग्रेजों के सामने आती हैं और बहुत बड़ा आंदोलन करती हैं, ठीक है। आगे 10-12 सालों तक इस क्रांतिकारी समितियों का जो नाम है वो बरकरार रहता है, लेकिन कुछ समय बाद जब महात्मा गांधी जी की एंट्री हो जाती है उसके बाद ये क्रांतिकारी समितियां जो हैं ये धीरे धीरे ठंडी होने लगती हैं। लेकिन अब समय आ गया इनको जागने का। अब हम लोग पहुंच गए हैं, क्योंकि 1930 पे हम बात करेंगे दोस्तों, 1925 से 30 के बीच में बात करेंगे। और उस समय ये जो समितियां थी ये फिर से एक्टिव होती हैं, ये फिर से सक्रिय हो जाती हैं। क्यों और कैसे सक्रिय होती हैं इसके बारे में भी आपको कहानी समझना है। इसके अलावा इन दो के अलावा भी बहुत सारी नई समितियां हैं जो बंगाल में बनी हुई हैं पहले से, ठीक है, तो आपको नाम जानना पड़ेगा। एक समिति है दोस्तों बंगाल वॉलेंटियर, ठीक है, बीवी समिति, बीवी कमेटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बीवी। तो बी फॉर क्या होता है? बंगाल, याद रखिएगा, बंगाल। अब वी फॉर होता है वॉलेंटियर, ठीक है, बंगाल वॉलेंटियर, याद रखिएगा। इसको बंगाल वॉलेंटियर भी कहा जाता था, इसको बंगाल स्वयंसेवक संघ भी कहा जाता था, बंगाल स्वयंसेवक संघ भी कहा जाता था, ठीक है, याद रखिए। बंगाल स्वयंसेवक संघ या वीवी पार्टी, ये जो नई पार्टी थी दोस्तों, देखिए दो पार्टी इसके अलावा आपको और याद रखना है। बंगाल में कुल 4 नाम याद रखना है। पहला अनुशीलन समिति, दूसरा युगांतर समिति, तीसरा वीवी पार्टी यानी बंगाल वॉलेंटियर पार्टी, और चौथा जो नाम आपको याद रखना है स्त्री संघ पार्टी। कौन सी? स्त्री संघ पार्टी। ये 4 नाम आपको याद रखने, ठीक है। कौन कौन सा? अनुशीलन, युगांतर, वीवी पार्टी और स्त्री संघ पार्टी। दोस्तों अगर हम बात करें बंगाल स्वयंसेवक संघ की, तो इसकी स्थापना किया था हेमचंद्र घोष ने। किसने किया था? हेमचंद्र घोष और नागलीला ने, ठीक है। नागलीला मतलब लीला नाग ने, उल्टा उसको याद रखिएगा, ठीक है, मैं तो याद कर लिया हूं इसी तरह से। तो याद रखिएगा हेमचंद्र घोष और नागलीला यानी लीला नाग ने मिलकर इसकी स्थापना किया। और श्री संघ की स्थापना किसने किया है? तो अनिल राय नाम के एक सदस्य ने किया था, ठीक है। ये 4 पार्टी का नाम आप याद रखिएगा जिनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। अब थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूं दोस्तों, आपने ना, अब देखिए यहां पर कहानी थोड़ी सी मूव हो रही है, ठीक है, और कहानी जब मूव होती है ना तो इत्मीनान से आप चीजों को समझिएगा, क्योंकि आपका बेस मैं बना चुका हूं और आप आगे की कहानी समझिए। आप नाम सुने थे सीआर दास का, ठीक है, सीआर दास मतलब चितरंजन दास। सर वही सीआर दास क्या जिन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर के स्वराज पार्टी का स्थापना किया था? जी हां दोस्तों, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। दोस्तों सीआर दास की मृत्यु हो गई थी 1925 में। कब हो गई थी? 1925 में सीआर दास की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद, अच्छा, सीआर दास बिलोंग कहां से करते थे? बंगाल से बिलोंग करते थे। उनके मृत्यु के बाद, क्योंकि वह कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, ठीक है, बहुत बड़े नेता थे, कहां पर? बंगाल में। उन्होंने भले ही अपनी अलग पार्टी बना ली थी, लेकिन कांग्रेस के साथ उनका हमेशा से जुड़ाव रहा था, शुरुआत से जुड़ाव रहा था, और उन्होंने कभी भी कांग्रेस को अपने दिल से अलग नहीं किया, ठीक है। पार्टी से वो निकल के चले गए थे, लेकिन अपने दिल से कभी भी कांग्रेस को अलग नहीं कर पाए। 1925 में जब सीआर दास जी की मृत्यु होती है, बहुत गहरा धक्का लगता है हम लोगों को। तो 1925 में जब सीआर दास की मृत्यु होती है, तो उसके बाद जो बंगाल का कांग्रेस है वो 2 खेमों में बढ़ जाता है। कुछ लोग एक तरफ चले जाते हैं, कुछ लोग दूसरी तरफ चले जाते हैं, और यहीं से आपको अपनी कहानी को सुनना है, ठीक है। तो इसको मिटा दूं, इसको मिटा दे रहा हूं, अब कहानी आराम सुनिएगा। क्या होता है? सीआर दास की मृत्यु जब 1925 में होती है, तो उनकी मृत्यु के बाद जो बंगाल का कांग्रेस है, बंगाल के कांग्रेस की बात कर रहा हूं, पूरे भारत के कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। 1925 में सीआर दास की मृत्यु, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जो कांग्रेस होती है वो 2 खेमे में बढ़ जाती है, बंगाल की कांग्रेस। एक खेमा को चलाते हैं कौन? आपके सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है। इनके नाम से आप सभी वाकिफ होंगे, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों कल की क्लास, जो अगली क्लास होगी हमारी, या देखते हैं अगले टॉपिक में क्या बात करने को मिलता है। हम लोग आगे की क्लास में दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां उनकी पूरी हिस्ट्री बताऊंगा। आज इस चीज को मैं यहां पर रोक के रखता हूं, ठीक है। दूसरा जो यहां पर खेमा था कांग्रेस को अलग होने के बाद, तो पहला खेमा की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? वहां पे हेड कौन बने हुए थे? सुभाष चंद्र बोस जी। और दूसरे खेमे में थे जतीन्द्र नाथ सेन गुप्त, याद रखिए, जतीन्द्र सेन गुप्त।
जतींद्र सेन गुप्त, ठीक है, नाम याद रखिएगा जतींद्र सेन गुप्त, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शायद दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आज तक इनका नाम नहीं सुना होगा, लेकिन आज की हमारी पूरी कहानी इनके और सूर्यसेन दो लोगों के ऊपर जो है दोस्तों बेस्ड है। इनके नाम के आगे एक और नाम जोड़िएगा, जतींद्र मोहन सेन गुप्त था। पूरा नाम इनका क्या था? जतींद्र मोहन, यानी कहीं कहीं इनको जेएम सेन गुप्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जेएम सेन गुप्त, ठीक है, याद रखिए जेएम सेन गुप्त या जतींद्र मोहन सेन गुप्त, ठीक है। आज की पूरी कहानी इसी पर बेस्ड है। अब देखो होता क्या है, ये दो खेमे में बढ़ जाते हैं और जो पहले से क्रांतिकारी संगठन है, एक अनुशीलन समिति, एक युगांतर समिति। एक सेकंड दोस्तों, लाइट लगता है चली गई, ठीक है, स्टॉप करते हैं, फिर से प्ले करता हूं। चलिए दोस्तों आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए लाइट कट गई थी, इसके वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, आम बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम बात कर रहे थे दोस्तों कि सीआर दास, जो चितरंजन दास थे, उनकी मृत्यु जो 1925 में हो गया था। तो याद रखिए उसके बाद जो कांग्रेस था, बंगाल का कांग्रेस जो था, वो दो गुट में विभाजित हो गया था। एक गुट के हेड जो थे वो आपके सुभाष चंद्र बोस थे और दूसरे गुट के जो हेड थे उनका नाम था जतींद्र मोहन सेन गुप्ता। थोड़ा सा लंबा नाम है लेकिन आप परेशान मत होइएगा, इस नाम को आप याद रखिएगा। वैसे भी अभी आपको जब मैं स्टोरी बताऊंगा ना तो आपको ये नाम जरूर याद हो जाएगा। तो याद रखेगा जतींद्र मोहन सेन गुप्ता, ठीक है। इनको कभी कभी जेएम सेन गुप्ता के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों अगली बात आती है कि जो युगांतर पार्टी थी, अनुशीलन पार्टी थी, उसका क्या हुआ? तो दोस्तों युगांतर पार्टी ने यहां पर अपना सपोर्ट दिया किसको? सुभाष चंद्र बोस जी को। याद रखिए युगांतर पार्टी के मेंबर ने, जो भी लोग थे, जो उसके सदस्य थे, वो किसका सपोर्ट कर रहे थे? वो सुभाष चंद्र बोस वाले खेमे का सपोर्ट कर रहे थे। जबकि जो अनुशीलन पार्टी थी, ठीक है, अनुशीलन जो पार्टी थी ये किसका सपोर्ट कर रही थी? ये जतींद्र मोहन सेन गुप्ता का सपोर्ट कर रही थी, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों, अगली बात आती है कि जब इतने बड़े लीडर की मृत्यु हो गई तो उनके पद की दावेदारी को कौन संभालेगा? क्या सुभाष चंद्र बोस संभालेंगे या फिर जतींद्र मोहन सेन गुप्ता संभालेंगे? तो आप याद रखिएगा सीआर दास की मृत्यु होने के बाद उनका स्थान किसने लिया? जतींद्र मोहन सेन गुप्ता ने लिया, ठीक है। और याद रखिए ये गुट थोड़ा सा ज्यादा सक्रिय था, कहां पर? पश्चिम बंगाल वाले एरिया में, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, ये पूरा मेन हो गया। यही रीजन था कि मैंने पहले आपको युगांतर और अनुशीलन के बारे में बताया ताकि आप जान पाओ कि पूरी कहानी क्या है, पूरी हिस्ट्री क्या है। एक बार फिर से मैं दोहराना चाहूंगा, दो चीजें मैंने बताया, एक तो अनुशीलन पार्टी थी, दूसरी युगांतर पार्टी थी, ठीक है। अनुशीलन पार्टी से ही निकल करके युगांतर पार्टी बनी थी, ये आपको बताया। अगली बात मैंने ये बताया दोस्तों कि आपका बीवी पार्टी बनी थी। बीवी मतलब बंगाल वॉलंटियर पार्टी या बंगाल स्वयंसेवक संघ पार्टी, जिसकी स्थापना किसने किया था? हेमचंद्र घोष और नाग लीला ने किया था, मतलब कि लीला नाग ने किया था। इसके अलावा अनिल राय के द्वारा श्री संघ पार्टी का स्थापना किया गया था। देन हम लोगों ने देखा कि सीआर दास की मृत्यु हो गई थी 1925 में, जिसके बाद कांग्रेस दो खेमे में विभाजित हो जाता है। बंगाल का कांग्रेस, एक खेमा किसके हेड रहते हैं? उसके सुभाष चंद्र बोस हेड रहते हैं, दूसरे खेमा के जतींद्र मोहन सेन गुप्ता उसके हेड रहते हैं। युगांतर कमेटी आपके सुभाष चंद्र बोस को सपोर्ट दे रही थी। देखिए याद रखेगा यहां पे भी ऊ की मात्रा, यहां पे भी ऊ की मात्रा, ऐसे करके याद रखेगा सुभाष चंद्र बोस वाले को युगांतर दे रहा था, अनुशीलन पार्टी अपना सपोर्ट जतींद्र मोहन सेन गुप्ता को दे रही थी। अब यहां पर एक लव स्टोरी आपको बताना चाहूंगा। अब दोस्तों आपने नाम सुना है नलिनी सेन गुप्ता का, सुना तो होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कुल 3 महिलाओं के द्वारा अलग अलग समय पे किया गया था। पहला 1917 में एनी बेसेंट ने अध्यक्षता किया था सबसे पहली बार। दूसरी बार 8 साल बाद 1925 में सरोजनी नायडू ने अध्यक्षता किया था। फिर 8 साल बाद हमने पढ़ा था नलिनी सेन गुप्ता, पढ़ा था आपने नलिनी सेन गुप्ता। ये जो नलिनी सेन गुप्ता है किसकी पत्नी है? तो याद रखिए जतींद्र मोहन सेन गुप्ता की पत्नी है भाई, ठीक है। और इन लोगों का हुआ था लव मैरिज। तो यहां पे याद रखिएगा जतींद्र मोहन सेन गुप्ता, ठीक है, याद रखेगा वर्षे इन दोनों का विवाह हुआ था, ठीक है। नलिनी नहीं होता दोस्तों, नेल्ली रहता नाम उनका, क्या रहता है? नेल्ली सेन गुप्ता। नलिनी तो हम लोग बोलते हैं ना, नलिनी सेन गुप्ता नहीं, नेल्ली सेन गुप्ता, याद रखिएगा। इन दोनों लोग का लव मैरिज हुआ रहता है कब? 1909 में। 1909 में इन दोनों लोगों का लव मैरिज हुआ रहता है। एक और अच्छी बात बताना चाहूंगा, यहां पर जो नेल्ली सेन गुप्ता है ये कोई भारतीय महिला नहीं है, यह अंग्रेज हैं। इनके बचपन का नाम रहता है, बचपन मतलब इनका नाम रहता है नेली ग्रे, उसी से मिलाकर के इनका नाम पड़ा नेल्ली सेन गुप्ता। तो क्या नाम रहता है? नेली ग्रे। नहीं पता था ना, आज पता हो गया, आप याद रखिएगा। इनका नाम क्या था? इनका नाम था नेली ग्रे, ठीक है।
देखिए, एक अंग्रेज महिला होने के बावजूद भी इन्होंने हमारे देश के लिए जितना किया है उसके बारे में अपने मुख से बयां कर पाना बड़ा कठिन काम है। बहुत काम किया, मतलब अपने देश के लिए आप समझिए कि ये जो टाइम चल रहा 1930-33 का समय, ठीक है, इस समय से लेकर 1933 में इन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था कलकत्ता में, उस समय से लेकर के 1973 में इनकी मृत्यु होती है। एक बहुत लंबा पीरियड है और बहुत बहुत ज़्यादा काम किया भारत के लिए इन्होंने, जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। कभी मौका मिलेगा जब इनकी बायोग्राफी के ऊपर हम लोग बात करेंगे तब मैं आपको इनके बारे में और अच्छे से बता दूंगा। फिलहाल आज के लिए इतना काफी नहीं, लेकिन और भी चीजें सुनिए। तो याद रखिएगा, जतींद्र मोहन सेनगुप्ता का विवाह किससे हुआ था? नेल्ली सेनगुप्ता से हुआ था, 1909 में हुआ था। नेल्ली सेनगुप्ता, इनका पुराना नाम क्या था? नेली ग्रे नाम था और इसीलिए इनको नेली सेनगुप्ता कहा गया, ठीक है। एक बात तो ये। दूसरी बात आपको याद रखनी दोस्तों, 1933 साल 1933 याद रखेगा, क्योंकि इसी वर्ष उन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। जिस समय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रही थी उस समय जतींद्र मोहन सेनगुप्त जी कहाँ थे? ये जेल में अपना समय काट रहे थे, याद रखिए, जेल में थे, ठीक है। उसके बावजूद भी ये, मतलब इनका साहस देखिए, इनका आत्मबल देखिए कि ये कितना ज़्यादा जिगर इनके पास है कि इनके पति जेल में है, उसके बावजूद भी इनके मन में निडर की भावना है, अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की भावना है। 1933 का समय ऐसा चल रहा था कि अंग्रेज एकदम निगाह टकटकी लगाए बैठे थे कि कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जहां पे होगा वहां हम छापा मार देंगे, उसके नेता को गिरफ्तार कर लेंगे। एक चीज और बताना चाहूंगा जो आप नहीं जानते हैं, 1933 की अध्यक्षता करने के लिए चुना गया था मदन मोहन मालवीय जी को। जी हां दोस्तों, आप याद रखिएगा, मदन मोहन मालवीय जी को चुना गया था, लेकिन जैसे अंग्रेजों को पता चलता अंग्रेज इनको कर लेते हैं गिरफ्तार, ठीक है। तो ऐसा याद रखिए, अंग्रेजों ने एकदम टारगेट बना लिया था कि जहां भी इसका अधिवेशन होगा उसको तुरंत जो है क्या कर लिया जाएगा? घेराबंदी कर लिया जाएगा और इनके अधिवेशन को नहीं होने दिया जाएगा, ठीक है। और जो भी व्यक्ति अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा उसको भी तुरंत तत्काल गिरफ्तार कर लिया जाएगा, अनिश्चित काल के लिए। पहले तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा, बाद में उससे बातचीत होगी। तो ये काम था। नल्ली सेनगुप्ता को भी पता था कि अगर मैं अध्यक्षता करूंगी तो मुझे गिरफ्तारी देनी पड़ेगी और गिरफ्तार हो जाने के बाद मेरे साथ न जाने क्या सुलूक होंगे, लेकिन इस बात का उनको डर नहीं था, थोड़ा भी डर नहीं था। वो आगे बढ़ के आई और एकमात्र महिला सदस्य चुनी गई उस समय, ठीक है। इनके अलावा और किसी को चुना भी नहीं गया, ना ही कोई खड़ा हुआ था। तो नल्ली सेनगुप्ता आगे बढ़ के आती हैं कलकत्ता में। तो आप समझ सकते हैं बहुत बोलबाला था, ठीक है। जतींद्र मोहन जी का भी बोलबाला था, उनकी पत्नी का भी अच्छा खासा बोलबाला था। 1933 का जो समय था बड़ा दुखद समय था, क्योंकि ये वही साल है जिस साल इन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और इसी वर्ष जतींद्र मोहन सेनगुप्ता जी की मृत्यु भी हो गई दोस्तों, ठीक है। तो ये उनके लिए एक दुखद काल के रूप में था, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। इतना आपको याद रहेगा। तो जतींद्र मोहन सेन के बारे में कम से कम आपको इतनी बातें तो याद ही रखनी पड़ेगी। थोड़ी सी और बात बता दूं जतींद्र मोहन जी के बारे में, ठीक है। तो उनकी पत्नी के बारे में था, इनके बारे में भी लगे याद, आप सुनी लीजिए। देखिए, जतींद्र मोहन की अगर बात करूं तो आपको तो पता है कि सीआर दास की मृत्यु के बाद पार्टी का पूरा कार्यभार इनके सर पर आ गया था, ठीक है। और आने के बाद दोस्तों सन 1929-30 के दौरान बंगाल में इनको मेयर पद के लिए भी चुना गया था, याद रखिएगा, मेयर के पद के लिए चुना गया था। किसको? जतींद्र मोहन सेनगुप्ता को। तभी मैं कह रहा हूं इनका नाम आप याद रखिए, ठीक है। 1929-30 के दौरान इनको बंगाल के मेयर के लिए चुना गया था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद दोस्तों 1932 में इनको गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करके इनको पूना भेज दिया जाता है। कुछ समय बाद पूना से इनको ट्रांसफर कर दिया जाता है दार्जिलिंग की जेल में, और फिर वहां से ट्रांसफर कर दिया जाता है झारखंड के रांची में, जहां पर तबीयत खराब होने की वजह से 1933 में जतींद्र मोहन सेन जी की मृत्यु हो जाती है। जबकि नल्ली सेनगुप्ता की मृत्यु कब हुई है? 1973 में हुई है, तो काफी बाद में हुआ है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे कहानी स्टार्ट करते हैं। इतनी कहानी समझ में आ गई? ये तो मैं आपको बेस दे रहा हूं खाली, अभी आपको क्रांति करना बाकी है। क्रांति तो अभी आप जब पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा सर मजा आ गया क्रांति पढ़ के, यही तो असली कहानी है, ठीक है, जिसके बारे में हमें पढ़ाया नहीं जाता। 1924 के बारे में दोस्तों बता रहा हूं। 1924 में व्यक्ति थे जिनका नाम था गोपीनाथ साहा। दोस्तों इनका नाम क्यों याद रखा जाए? गोपीनाथ साहा ने बड़ा अच्छा काम किया। अच्छा काम यह किया कि कलकत्ता के एक बहुत बदनाम पुलिस कमिश्नर था, क्योंकि वो भारतीयों के खिलाफ था, हर बात में साजिश रचता था और भारतीयों के साथ काफी गलत व्यवहार करता था, जिसका नाम था चार्ल्स टेगार्ट। क्या नाम था? चार्ल्स टेगार्ट। नाम याद रखिए, लिख दे रहा हूं नाम, ठीक है। चार्ल्स टेगार्ट नाम था, चार्ल्स टेगार्ट, ठीक है। चार्ल्स टेगार्ट कौन था? यह पुलिस कमिश्नर था। क्या था? पुलिस कमिश्नर था, ठीक है।
और बहुत बदनाम पुलिस कमिश्नर था बंगाल का, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, हुआ क्या 1924 में, जनवरी 1924 में गोपीनाथ साहा नाम के एक व्यक्ति ने इसके ऊपर क्या कर दिया, इसका हत्या करने का प्रयास किया। दोस्तों ये छोटी छोटी घटनाएं हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, छोटी छोटी घटनाओं से मिलकर एक बड़ी घटना का जन्म होता है, ठीक है। पहले कोई अचानक से बड़ी घटना नहीं घट जाती है। आप सोचो ना, एक तरफ जो है बंगाल में अनुशीलन समिति आ गई है, युगांतर पार्टी आ गई है, अलग अलग जो है छोटी छोटी संगठन बन रहे हैं, क्रांतिकारी संगठन बन रहे हैं, और लोगों के मन में जो अंग्रेजों के खिलाफ डर था, ये डर निकल रहा है, डर दूर हो रहा है, ठीक है। तो डर दूर होगा तो हम निडर होंगे, हम निडर होंगे तब हम अंग्रेजों से लड़ पाएंगे, अदरवाइज हम लड़ नहीं पाएंगे। तो 1924 में, जनवरी 1924 में गोपीनाथ साहा ने क्या किया, सबसे पहले इनके ऊपर क्या किया, इनके हत्या का प्रयास किया। हालांकि हत्या हो नहीं पाई, लेकिन हत्या का प्रयास किया। तो कहीं ना कहीं पुलिस मकबना जो वो था, पुलिस वाले जो थे, उनके मन में एक डर हो गया, यार ऐसे आदमी कमिश्नर के ऊपर गोली चला दे रहे हैं, ठीक है, आम पुलिस वालों का कैसे क्या होगा। गोली तो गोपीनाथ ने चलाया, बट इसमें एक अंग्रेज व्यक्ति मारा गया जिसका नाम था डे। क्या नाम था? डे नाम का एक व्यक्ति मारा जाता है, ये आप याद रखिएगा। वहां पर कमिश्नर बच जाता है। 1924 की घटना है। लगे हाथ आगे, मैं आपको बहुत सारी छोटी छोटी घटनाओं के बारे में बताऊंगा, लेकिन इसके पहले ही चलिए थोड़ा सा मेन टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं। ये चटगांव आर्मरी रोड का जो आर्मरी रेड जो था, रोड नहीं रेड, ठीक है, ये क्या था चटगांव। दोस्तों अगर आपको समझना है चिटगांव आर्मरी रेड के बारे में, तो आपको एक व्यक्ति के बारे में जानना पड़ेगा जिनका नाम था सूर्यसेन, ठीक है। बहुत महान व्यक्तित्व है, ठीक है। आज भी कलकत्ता का जो हाई कोर्ट है वहां पर इनका जो है मूर्ति लगी हुई है, ठीक है। एकमात्र मूर्ति लगी हुई, लेकिन लगी है, ठीक है। इनको दोस्तों प्यार से लोग मास्टर दा कहते थे, मास्टर दा। क्यों? क्योंकि यह पेशे से एक शिक्षक थे, यानी एक अध्यापक थे सूर्यसेन जी, इतिहासकार थे, ठीक है, इतिहास विषय को पढ़ाते थे जैसे हम पढ़ाते हैं, ठीक है। तो एक इतिहासकार थे मास्टर दा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पढ़ाने के दौरान थोड़ा सा समय निकाला अपने देश के प्रगति के लिए, अपने देश को आज़ाद कराने के लिए एक छोटा सा संगठन बनाना शुरू किया। धीरे धीरे वो संगठन एक क्रांतिकारी संगठन के रूप में तब्दील हो गया, जिसका नाम था IRA। क्या नाम था? IRA, ठीक है। IRA का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो याद रखें, इंडियन रिपब्लिकन, ठीक है, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी याद रखेगा, ठीक है, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। इसकी स्थापना किसने किया था? याद रखिए, सूर्यसेन ने किया था, जिनको मास्टर दा भी कहा जाता था। सूर्यसेन ने इसकी स्थापना किया, किसकी? IRA की। आप कंफ्यूज मत होएगा, मैं सुभाष चंद्र बोस वाली पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पे IRA की बात कर रहा हूं। वो INA था, ये IRA है, ठीक है। इंडिया नहीं होगा, इंडियन होगा यहां पे, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, ठीक है। इसकी स्थापना किसने किया था? किसने बनाया था इस संगठन को? तो सूर्यसेन ने बनाया था। और दोस्तों इसको बनाने के बाद धीरे धीरे करके लगभग 500 से अधिक लोग इस संगठन से आके जुड़ गए। जुड़ने के बाद सूर्यसेन ने यहां पर पूरी प्लानिंग किया। एक एक प्लानिंग के बारे में आपको बताऊंगा, किस तरह से ये इस जो मामले को जो है बताया गया, दिया गया, यहां पर अंजाम दिया गया, उस चीज को आप समझिएगा। तो प्लानिंग में दोस्तों सबसे पहली प्लानिंग क्या किया गया कि इन्होंने डिसाइड किया कि 18 अप्रैल, कब? 18 अप्रैल 1930 को, 18 अप्रैल 1930 को हम अंग्रेजों के शस्त्रागार को लूट लेंगे। गजब बात कर दिया भाई, अंग्रेजों के शस्त्रागार को लूट लेंगे। समझिए, देखिए अंग्रेज क्या थे, हमारी संख्या अधिक थी, हम भारतीयों की संख्या अधिक थी, लेकिन फिर भी अंग्रेजों से हार जाते थे। क्यों भाई? हम क्या करते थे? हम तलवारबाजी करते थे, हम भालेबाजी करते थे, हम धनुष बाण चलाते थे, वो पिस्टल चलाते थे, वो बंदूक चलाते थे, वो गन चलाते थे, वो तोपों को चलाते थे, जिसकी वजह से हमारी संख्या अधिक होने के बावजूद भी हम हार जाते थे। तो सूर्यसेन यानी मास्टर दा, क्योंकि इतिहास के टीचर थे तो सारा इतिहास इन्होंने पढ़ रखा था, इनको लगा कि अगर अंग्रेजों के इन शस्त्रों को हटा लिया जाए तो फिर अंग्रेज क्या हो जाएंगे? एकदम निष्क्रिय हो जाएंगे, इनकी कोई औकात नहीं है, एकदम तुच्छ हो जाएंगे, और तब अंग्रेजों को हरा पाना बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, क्या करना? यदि इनके शस्त्रों को इनसे छीन लिया जाए, और इसके लिए क्या करना होगा? तो जहां जहां इनका शस्त्रागार है, जहां पर अपने शस्त्र भंडार करके रखते हैं, जहां पर बंदूक, उसकी गोलियां, तोपखाने, बारूद, ये जहां पर रखे जाते हैं, अगर उस पर कब्जा कर लिया जाए तो क्या बात, क्या बात, क्या बात। ठीक है, और वो जगह कहां पे था? वही जगह तो था चिटगांव, जिसकी हम बात कर रहे हैं। चटगांव क्या है? यहां पर चिटगांव में अंग्रेजों का शस्त्रागार बना हुआ था। उन्होंने 2 शस्त्रागार को टारगेट किया। देखिए, जो शस्त्रागार थे ना, ये अंग्रेजों के शस्त्रागार बंदरगाह के पास
पास हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि आपके ब्रिटेन से चल करके कोई भी शस्त्र जब आते थे तो उनको उतार करके आसानी से स्टोर करके रखा जा सकता था। तो चिटगांव भी एक बंदरगाह के पास था, तो 2 बंदरगाहों पर यहां चूज किया किसने? आपके सूर्यसेन ने, मास्टरदा ने, और 18 अप्रैल 1930 को उनको लूटने का पूरा प्लान बना लिया। अब आप कहोगे सर प्लान क्या था? चलिए प्लान बताता हूं दोस्तों। यहां पर 4 टुकड़ी बनाया उन्होंने। कितना बनाया? 4 टुकड़ी बनाया, और चारों टुकड़ी को 4 काम दिया। बोला पहला काम करो, पहला काम ये करो, जो वहां का टेलीफोन एक्सचेंज है ना, पहले उसको कट कर दो, उसको नष्ट कर दो। क्यों? ताकि जब हम हमला करेंगे तो टेलीफोन से उनको सूचना नहीं मिल पाए दूसरे टुकड़ी को, अंग्रेजों की, ताकि वो मदद करने के लिए आ जाएं, हमारे लिए दिक्कत हो जाएगा। तो पहला काम क्या है? टेलीफोन एक्सचेंज को क्या कर दो? नष्ट कर दो। टेलीफोन, क्या गजब का प्लान है ना, एकदम सोच विचार के सूझबूझ के काम किया इन्होंने। ठीक है, दूसरा काम क्या? उस समय तार व्यवस्था भी होती थी, तार भेजा जाता था, यह भी जो है सूचना पहुंचाने का एक माध्यम होता था। तो बोला उन्होंने कि जो तार घर है ना, इनको भी नष्ट कर दिया जाए। ठीक है, इनको नष्ट कर दिया जाए। तीसरी टुकड़ी को कहा गया कि वो क्या करेंगे? भेष बदल करके जाएंगे और जो अंग्रेजों की टुकड़ी है उनसे लड़ करके मोर्चा संभालेंगे। क्या करेंगे? मोर्चा संभालेंगे। ठीक है, क्या करेंगे यहां पे समझिएगा, मोर्चा संभालने के लिए तीसरी टुकड़ी को भेज दिया ध्यान बटाने के लिए। चौथी टुकड़ी को कहा गया 65 लोगों को, दोस्तों यहां पे 65 लोगों को क्या किया गया? भेष बदला गया। जो अंग्रेजों के यहां भारतीय सैनिक रहा करते थे उनको भेष बदलकर दोस्तों यहां पर भेजा गया। कहां पर? जहां पर शस्त्र रखे गए थे, ताकि उनको शक भी ना हो कि हमारे आदमी हैं कि दूसरे के आदमी हैं। और इन 65 लोगों में महिला और पुरुष दोनों ही शामिल थे। ठीक है, और इसके बाद इन 65 लोगों ने मिलकर इन 65 लोगों ने मिलकर क्या किया? शस्त्रागार को लूट लिया। और वहां पे जितने भी शस्त्र थे उनको लूट करके भागा नहीं, वहां से अंग्रेजों को भगा दिया, वहां से अंग्रेजों को भगा दिया। अगले 4 साल तक अंग्रेजों की नींद उड़ी रही। 1857 के बाद अगर अंग्रेजों की नींद सच्चाई में, हकीकत में कभी उड़ी तो कब उड़ी? उसको उड़ाया किसने? मास्टरदा ने उड़ाया, सूर्यसेन ने उड़ाया। ठीक है, याद रखिएगा। और उस शस्त्रागार पर हमला करने के बाद जब उसको कब्जे में लेते हैं ये, तो वहां खड़े होकर इन्होंने वंदे मातरम का नारा दिया, इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। वो नारा जिसका सृजन किसने किया था? मोहम्मद इकबाल ने किया था। लेकिन सबसे पहले इस नारा को दिया किसने था? भगत सिंह ने, जब असेंबली में बम फेंकने गए थे, याद है ना? याद रखिए, ये 18 अप्रैल आप याद रखिए। वैसे 18 अप्रैल हमें बहुत अच्छे से याद है क्योंकि भाई हमारा विवाह इसी दिन हुआ था, 18 अप्रैल। ठीक है, तो याद रखिएगा 18 अप्रैल 1930 को इन्होंने इस शस्त्रागार को लूटा था। लूटने के बाद दोस्तों इन्होंने अस्थायी सरकार बनाई, अस्थायी सरकार की स्थापना किया, जिसके राष्ट्रपति वो स्वयं बने थे। राष्ट्रपति मतलब क्या होता है? जैसे एक राष्ट्रपति सर्वे सर्वा होता है, वैसे यहां पर जो पूरा कंट्रोलिंग था वो उनके हाथ में था। इस वजह से कहा गया भाई वो यहां के राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो अस्थायी सरकार के राष्ट्रपति ये खुद ही थे। सूर्यसेन, इनके बारे में याद रखेगा। अच्छा, अब देखिए क्या होता है, बाकी के जो सदस्य थे दोस्तों, अभी क्या होगा? अगले दिन तो अंग्रेजों को पता चल जाएगा। एक रात तो बीत गई, मान लीजिए आपने क्या कर दिया? तार को नष्ट कर दिया, टेलीफोन एक्सचेंज को नष्ट कर दिया, वहां पे चिटगांव पर पूरा अपना कब्जा बना लिया। अब तो उनके पास बारूद, बंदूक, किसी चीज की कमी नहीं। क्या कोई अंग्रेज जुर्रत कर पाएगा कि वो जाए ऐसी जगह पर लड़ाई करे? नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि इनके पास भी ट्रेंड लोग थे, ये ट्रेनिंग दिया करते थे सबको। ठीक है, एकदम ट्रेंड लोग थे। अब ये होता है कि अब क्या किया जाए? अगले दिन अंग्रेजों की टुकड़ी आ जाती सामने। अब जाहिर बात एकदम सामने सामने भिड़ंत होने वाली है। इन्होंने अगला प्लान दिया। प्लान ए कंप्लीट हो गया, मिशन कंप्लीट हो गया। अब अगला मिशन देखिए। अगले मिशन में इन्होंने कहा कि चिटगांव जो है इसकी घेराबंदी कर लो, चारों तरफ इसको घेर लो, किसी को आने मत देना। और एक और टुकड़ी उठाकर भेज दिया, चिटगांव के बगल में कुछ पहाड़ियां थी, उन पहाड़ियों पे भेज दिया। बोला जब कंडीशन खराब होगी ना, तुम लोग उधर से आना, और अंग्रेजों के ऊपर हमला कर दिया। क्या गजब की बात है भाई, मास्टरदा को मानना पड़ेगा, मास्टरदा को मानना पड़ेगा, किसी चाणक्य से कम नहीं है। देखो ये यहाँ पर चिटगांव है, इसके चारों तरफ जो है उन्होंने अपना फोर्स लगा रखा है। यहाँ से कोई आदमी अगर आके हमला भी करता है, पहाड़ी यहाँ पर है, यहाँ से हमला उसके ऊपर चालू हो जाएगा। यानी बहुत आराम से उस जो किला था उसका रक्षा किया जा सकता था। ऐसा पूरा प्लान सेट किया था किसने? सूर्यसेन ने। ठीक है, फिलहाल क्या होता है? अच्छा, अंग्रेजों को यह भी पता चल जाता है कि पहाड़ियों में कुछ लोग छिपे हुए हैं। इसके बाद अंग्रेजों ने और फोर्स भेज दिया,
ठीक है। अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ने के लिए हर वो काम किए जो कर सकते थे, लेकिन कभी पकड़ नहीं पाया। अच्छा, क्या होता है, अब अंग्रेजों ने क्या किया, अपना पूरा फोर्स उठा करके कहां घुसा दिया, पहाड़ियों में घुसा दिया। अब जो लोग पहाड़ी में लड़ाई कर रहे थे उनका बाहर निकलना भी तो जरूरी, भाई राशन पानी कहां से आएगा, खाना पीना तो चाहिए ना। जब उन्होंने कोई रास्ता नहीं देखा तो उन्होंने गुरिल्ला युद्ध स्टार्ट कर दिया, शिवाजी की पद्धति को उठा के चालू कर दिया, गुरिल्ला युद्ध, ठीक है। और आते थे जंगलों में से निकल के अंग्रेजों को मारते थे, मार के फिर छिप जाते थे, ठीक है। ऐसे करते गए, बहुत ज्यादा संख्या में अंग्रेज मारे गए एज कंपेरिजन टू इंडियन, मतलब भारतीयों के भी कुछ भारतीय भी मरे, लेकिन उनका कंपैरिजन 10 गुने के अंतर के बराबर था। अगर 10 भारतीय मरते थे तो 100 अंग्रेज मारे जाते थे। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सफलता हमें हासिल हुई और अंग्रेजों के नाक में दम करने वाले सबसे फेमस व्यक्ति कौन बन गए, आपके सूर्यसेन बन गए, ठीक है। अंग्रेजों ने उठा के 10,000 का इनाम घोषित कर दिया कि जो कोई भी सूर्यसेन को जिंदा या मुर्दा लेके आएगा उसको 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा, जो कोई भी लेके आएगा। अच्छा, अब हुआ क्या, सूर्यसेन उस पहाड़ियों के पास से निकले, पटिया नाम का एक जगह था, पटिया नाम का एक जगह था, वहां पे एक जो है विधवा महिला रहती थी जिनका नाम था सावित्री देवी, याद रखिएगा सावित्री देवी, ठीक है। सावित्री देवी के घर में आकर इन्होंने शरण लिया पटिया नामक जगह पे, ठीक है। आइए इसकी कहानी बताता हूं। ओहो सॉरी, देखिए पटिया नामक जगह पर एक महिला का घर था जिनका नाम था सावित्री देवी, ठीक है। सावित्री देवी के घर में आके इन्होंने क्या किया, शरण लिया यहाँ पर, ठीक है। शरण लेने के बाद अंग्रेजों को किसी तरीके से पता चल गया कि सूर्यसेन मास्टर दा पटिया गांव की सावित्री देवी के घर में छिपे हैं। इसके बाद अंग्रेज क्या करेंगे, अंग्रेजों ने सारा फौज बुला लिया, बोला इसको घेर के मार दो। अपना कैप्टन तक भेज दिया जिसका नाम था कैप्टन कैमरून, याद रखिए कैप्टन कैमरून, ठीक है। कैप्टन कैमरून को भेजा कि जाओ और इस पूरे झोपड़पट्टी को घेर लो और घेरने के बाद जो है किसको, सूर्यसेन को मार दिया जाए, ठीक है। फाइनल इंकाउंटर का ऑर्डर आ गया, लेकिन यहां पर मास्टर दा भी इतने कमजोर नहीं थे, ठीक है। मास्टर दा ने कैप्टन कैमरून को ही मार दिया, मार करके और वहां से बच करके निकल गए सूर्यसेन जी, ठीक है। अब सूर्यसेन जी अगला ठिकाना ढूंढना चाह रहे थे। यहां से सूर्यसेन जी, इनके घर से सूर्यसेन जी निकलने के बाद इन्होंने सोचा अब कहां जाया जाए। इन्होंने अपने एक मित्र का घर चुना जिनका नाम था दोस्तों, अच्छे बड़ा धोखेबाज मित्र था, इसका नाम था नेत्रसेन, याद रखिए नेत्रसेन, ठीक है। नेत्रसेन इसका मित्र था, ठीक है। इसकी जो पत्नी थी ना वो बहुत मानती थी, किसको, सूर्यसेन जी को बहुत मानती थी, क्योंकि अपने देश के प्रति उसका अगाध प्रेम था, ठीक है। यहां पर नेत्रसेन के घर पे जब आकर वो छिप गए, नेत्रसेन उस 10,000 रुपए की लालच में अंग्रेजों को जाके बता डाला कि सूर्यसेन हमारे घर में छिपे हुए हैं। उसके बाद अंग्रेज आते हैं, यहां से सूर्यसेन जी को गिरफ्तार करते हैं, इसके घर से गिरफ्तार करते हैं और गिरफ्तार करके सूर्यसेन को जेल भेज दिया जाता है। जैसे ही अगले दिन इसको आना है अपना वो क्या लेने, रिवार्ड लेने आना है अंग्रेजों के पास। अब कौन गए रिवार्ड लेने के लिए, रात में ही सूर्यसेन जी का एक कोई साथी रहता है, वो आ जाता है, अज्ञात साथी है, वो आ जाता है इसके घर में और नेत्रसेन की हत्या उसके पत्नी के सामने कर देता है। उसकी पत्नी देखती रहती है लेकिन कुछ बोलती नहीं है, क्योंकि वो जान रही थी कि उसके पति ने देश हित में काम नहीं किया है, देश के विपरीत जाकर काम किया है, ये देशद्रोही पति है, इससे अच्छा है कि मेरा पति ही ना रहे। तो ऐसी महिला को भी आपको याद रखना चाहिए, ठीक है, याद रखिए। अच्छा फाइनली क्या होता है, सूर्यसेन जी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं मुखबिरी की वजह से और 16 फरवरी कब गिरफ्तार होते हैं, याद रखिए 16 फरवरी 1933 को गिरफ्तार होते हैं। आगे चल के 12 जनवरी को दोस्तों इनको फांसी दे दिया जाता। 12 जनवरी को आप क्या मनाते हैं, युवा दिवस मनाया जाता है ना, विवेकानंद की जयंती है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सूर्यसेन के बारे में भी जानते होंगे, लेकिन अब याद रखिएगा 12 जनवरी को, ठीक है, 12 जनवरी को। चलो फिलहाल बीच में एक कहानी बताता हूं। जब सूर्यसेन जी गिरफ्तार हो जाते हैं दोस्तों, उसी समय उनका एक साथी रहता है तारकेश्वर, याद रखिए तारकेश्वर, यहां पे लिख दे रहा हूं, उनका एक साथी रहता है तारकेश्वर, ठीक है। तारकेश्वर ने प्लान बनाया कि हम जो है सूर्यसेन को गिरफ्तार जो हैं उनको आज़ाद कराएंगे, चाहे जो हो जाए हम आज़ाद कराएंगे। पूरा प्लान बनाते हैं तारकेश्वर जी यहाँ पर, लेकिन वो प्लान भी क्या हो जाता है, उसका प्लान फेल हो जाता है, भेद खुल जाता है। अंग्रेजों ने तारकेश्वर को गिरफ्तार कर दिया। जिस समय 12 जनवरी को जब सूर्यसेन को फांसी दिया जाता है, उसी समय तारकेश्वर को भी फांसी दिया जाता है। दोस्तों कहा जाता है फांसी देने से पहले अंग्रेजों ने
सूर्यसेन जी के साथ बड़ा गलत व्यवहार किया। कैसा गलत व्यवहार हो, कुछ क्या हो गया इनके साथ, इन दोनों लोगों के साथ? दोस्तों सबसे पहले तो हथौड़े से इनके दांतों को तोड़ दिया गया, इनके हड्डी के जहां जोड़ थे ना उन सारे जोड़ को अलग कर दिया गया। सोचो एक जिंदा व्यक्ति के साथ ये सब काम हो रहा है, जबकि अंग्रेज जान रहे थे कि इनको फांसी देना है। 12 जनवरी, देखिए कब फांसी हुई, 12 जनवरी 1934 में फांसी हुई है, ठीक है, 1934 में। दोस्तों तारकेश्वर इनके साथ साथ सूर्यसेन दोनों लोगों को फांसी हुई है। तो सबसे पहले अंग्रेजों ने इनके दांत तोड़ दिए, एकदम खिसिया गए थे ना अंग्रेज, करते भी क्या, ठीक है, उनका हाथ पैर तोड़ दिया गया। उसके बाद उनके हाथों से उनके नाखूनों को निकाल दिया गया। ये मैं कोई कहानी को इंटरेस्टिंग नहीं बना रहा हूं, जो सत्य है उसे बता रहा हूं, ठीक है। इतना करते करते में दोनों लोग बेहोश हो गए। बेहोशी की हालत में ला करके इन लोगों को फांसी के फंदे पर लटकाया गया है। लटकाने के बाद इनके शव को भी इनके घर वालों को नहीं सौंपा गया है, उसे एक ताबूत में बंद करके बंगाल की खाड़ी में ले जाके फेंक दिया गया है। समझ रहे हैं? ऐसे इतना अमानवीय व्यवहार हुआ है हमारे क्रांतिकारी वीर सपूतों के साथ। और हम लोग क्या करते हैं, इतिहास पढ़ने के दौरान इन्हीं के इतिहास को छोड़ देते हैं। अरे सत सत नमन है ऐसे लोगों का जिनकी एक एक कुर्बानी जाया नहीं गई। हमारे देश को आज़ाद कराने में बहुत बड़ा योगदान था। दोस्तों गांधी, नेहरू, इन लोगों के अलावा इनके बारे में भी थोड़ा याद रखिए, थोड़ा समय निकालिए, पढ़िए, जानिए, ठीक है, ताकि आपको इन लोगों के बारे में पता रहे। क्या बिगाड़ा था वो तो जतिन मोहन सेन गुप्ता जी चाहते तो आराम से जिंदगी गुजार सकते थे, ये भी टीचिंग करके आराम से जिंदगी गुजार सकते थे, लेकिन इन्होंने आराम का रास्ता नहीं चुना। इन्होंने ऐसा रास्ता चुना जो देश हित में हो, जो देश के कल्याण में हो, तो ऐसा रास्ता चुना। फिलहाल ये पॉइंट्स हुए दोस्तों। ये जो सारी घटना हो रही है ना, इसके वजह से पूरे देश में जो अलग अलग जगह पर छोटे छोटे क्रांतिकारी संगठन उभर रहे हैं, या अकेला व्यक्ति भी अपने आप में एक क्रांतिकारी संगठन की भांति व्यवहार कर रहा है। आप कहेंगे सर एग्जाम्पल दे दीजिए, आपको पूरा एग्जाम्पल दिया जाएगा, ठीक है, पूरा एग्जाम्पल। अब एक एक एग्जाम्पल आप यहाँ पे नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हरिकिशन नाम के एक व्यक्ति थे पंजाब में, कहाँ पर, पंजाब में, नोट करिएगा जरा, देखिएगा, थोड़ा थोड़ा लिख रहा हूँ, ज़्यादा नहीं लिखूंगा, ठीक है, क्लास भी बहुत लंबी हो गई आज की। तो पंजाब में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हरिकिशन, ठीक है। अच्छा क्या किया भाई हरिकिशन ने, तो यहां पर हरिकिशन ने क्या किया दोस्तों, पंजाब का जो उस समय का गवर्नर था उसकी हत्या करने की कोशिश कर डाली। गजब भाई, मतलब सोचिए, कोई संगठन नहीं, कुछ भी नहीं, बस देश में अपने मतलब दिल में जुनून है कि अपने देश को आजाद कराना है, कुछ कर गुजरना है उठा करके, ठीक है। और पंजाब के हरिकिशन ने क्या किया, अपने यहाँ के गवर्नर के ऊपर फायरिंग कर दिया, सोचो। अच्छा इतना ही नहीं दोस्तों, आगे बताता हूँ, दिसंबर 1930 की घटना बताता हूँ। 1930 दोस्तों वही साल है जिस वर्ष 18 अप्रैल को क्या किया गया था, शस्त्रागार को जो लूटा गया था, ये वही साल है। 3 लोगों का नाम आपको यहाँ पे याद रखना है। पहले का नाम है विनय बोस, ठीक है, ठीक है। उसके बाद गुप्ता फैमिली को याद रखिएगा, बादल गुप्ता, दिनेश गुप्ता, कौन कौन, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता, ठीक है, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता। अच्छा भाई इन 3 लोगों ने क्या किया, दिसंबर 1930 में क्या किया दोस्तों, कलकत्ता में एक बिल्डिंग है राइटर्स बिल्डिंग, ठीक है, राइटर्स बिल्डिंग में घुस गए बाकायदे शस्त्र लेकर के, और वहां पे जितने भी पुलिस वाले थे एक तरफ से सबको ठोकना चालू कर दिया, सबको मारना चालू कर दिया। अरे अंग्रेजों में हड़कंप मच गया था, भाई क्या हो रहा है, कोई आदमी आ रहा है, कोई गवर्नर जनरल के ऊपर फायरिंग कर दे रहा है, कोई किसी सामान्य गवर्नर के ऊपर फायरिंग कर दे रहा है, कोई डीएम को गोली मार दे रहा है, कोई पुलिस अधिकारी को गोली मार दे रहा है, कोई कमिश्नर को गोली मार दे रहा है। हो क्या रहा है, मतलब शासन प्रशासन हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। ये सारा काम हो रहा था, और क्यों ये सारा इसलिए हो रहा था कि लोग नाराज थे अंग्रेजों से। क्यों लोग नाराज थे दोस्तों, 2 महिलाओं का नाम बताऊंगा, बच्चियों का नाम बताऊंगा। पहला नाम है प्रीति वाडेकर, नाम याद रखेगा, प्रीति वाडेकर, ठीक है, प्रीति वाडेकर। ये 2 महिलाएं इतनी मजबूत महिलाएं थी कि आपको क्या बताऊं दोस्तों। इन 2 महिलाओं ने अंग्रेजों के नाक में एकदम दम कर दिया था। जिस समय प्रीति वाडेकर पकड़ाई बने थी, मतलब गिरफ्तार होने वाली थी, इन्होंने साइनाइड यानी जहर खाकर खुद की आत्महत्या कर लिया। काम अंग्रेजों के हाथ बचने उचने वाले नहीं है, पकड़े उकड़े जाने वाले नहीं है, जैसे आजाद जी सोचते थे ऐसी सोच थी इनकी, प्रीति वाडेकर की। दूसरा नाम है दोस्तों कल्पना दत्त का, ठीक है, कल्पना दत्त का। कल्पना दत्त भी एक ऐसी महिला थी, लेकिन अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई, और ये भी हंसते हंसते चली गई जेल में। सोचो आज तो महिलाएं डरती हैं,
भाई देश के लिए क्या करना, बहुत कम महिलाएं हैं जिनके अंदर जोश है, जुनून है, देश के लिए कुछ कर गुजरने की चाहत है। बाकियों में डर होता है, आदमियों में, ऐसा नहीं खाली महिलाओं का टारगेट नहीं कर रहा हूं, आदमियों में भी डर होता है, भाई मैं क्यों मरूं, मेरा क्या जाता है यार, दूसरा कोई जाके मरे। नहीं यार, ये हमारा आपका सभी का देश है और सभी को इसके बारे में सोचना होगा, तभी कुछ हो पाएगा। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं दोस्तों कि ये जो बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन हो रहा है, या सूर्यसेन जी के द्वारा जो कदम उठाया गया, या जतीन्द्र मोहन सेन गुप्त जी के द्वारा जो कदम उठाया गया, ये कदम जाया नहीं गया। एक एक नौजवान इससे सीख रहा है, आगे बढ़ रहा है और अंग्रेजों के खिलाफ जो है मोर्चा खोल रहा है। एक और जगह था दोस्तों कुम्मिला, याद रखिए कुम्मिला दिख रहा है यहाँ पे, कुम्मिला, कुम्मिला एक जगह था दोस्तों, यहाँ पर एक सेमिनार हो रहा था, ठीक है, कुम्मिला। और यहाँ पर दो बच्चियां थी, एक का नाम था शांति घोष, ठीक है, एक का देखिए यहाँ पर कुम्मिला, ये जगह का नाम है, इसको महिला का नाम मत समझिएगा, शांति घोष, और दूसरे का नाम है सुनिधि चौधरी, सुनिधि चौधरी, ठीक है। इन दो लोगों ने क्या किया, वहां के जो डीएम थे ना, कुम्मिला के जो डीएम थे, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, उन्हीं को गोली मार दिया, उठा के मर गए बेचारे, ठीक है, उन्हीं को गोली मार दिया। तो आप समझो, मैंने आपसे कहा ना, पहले कमिश्नर को गोली मारा किसने, गोपीनाथ साहा ने, ठीक है, फिर डीएम को गोली किसने मारा, शांति घोष सुनिधि चौधरी ने, फिर जो है गवर्नर के ऊपर गोली किसने चलाया, तो हरि किशन ने चला दिया, विनय बोस, बादल गुप्ता, दिनेश गुप्ता, ये तो राइटर्स बिल्डिंग में घुस करके सारे पुलिस वालों को मार दिया इन लोगों ने, ठीक है, ये आप याद रखें। इसी तरह बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे, ठीक है, गवर्नर थे, गवर्नर जनरल नहीं, गवर्नर जो बंगाल के थे, बीना दास का नाम सुना होगा दोस्तों, एक दीक्षांत समारोह चल रहा था कलकत्ता विश्वविद्यालय का, उसमें बीना दास ने बंगाल के गवर्नर के ऊपर गोली चलाई, जिनका नाम था स्टैनले जैक्सन, याद रखिएगा, स्टैनले जैक्सन, ठीक है, इनको मार करके गोली हत्या कर दिया, ठीक है। तो आप समझिए कोई भी व्यक्ति बचा नहीं था, सबसे बड़ा पद गवर्नर, बंगाल का गवर्नर गोली खाया ना, चलिए, पंजाब का गवर्नर गोली खाया ना, चलिए ठीक है, कमिश्नर जो था वो गोली पाया कि नहीं, वो भी पाया, ठीक है, जो क्या बोलते हैं कमिश्नर हो गया, फिर यहाँ राइटर्स बिल्डिंग में बाकी जो लोग हैं वो गोली पाए, वो भी पा गए, डीएम जो वो भी गोली पा गए, वो भी पा गए। तो ये क्या है, अंग्रेजों के मन में डर आ गया था भारतीयों के लिए, ठीक है। शुरुआत में क्या था, को भारतीयों से डरते नहीं थे, उनको लगता था कि जो भारतीय हैं वो अहिंसा के मार्ग पे ही चलेंगे, गांधी जी के पीछे पीछे लाठी लेके चलेंगे, और गांधी जी ऐसा बताए थे कि आप अगर हमारे एक गाल पे थप्पड़ मारोगे तो हम अपना दूसरा गाल आगे कर देंगे। ऐसा नहीं था, आप अगर कुछ नहीं करोगे तब भी हम आपको गोली मार देंगे, ये रणनीति आ चुकी थी। हमारे देश के जो क्रांतिकारी लोग थे वो जान चुके थे कि अंग्रेजों को अंग्रेजों की भाषा में समझाना पड़ेगा, तभी आज़ादी मिलेगी, नहीं तो हमें आज़ादी मिलने वाली नहीं है। तो आज की क्लास थोड़ी लंबी हो गई, यहीं पे क्लास समाप्त होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज क्लास को शेयर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा भाई बंधु इसको देख पाएं। कोई एडवर्टीजमेंट आता है तो उसको भी पूरा देखेगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।